सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड का रुख करेंगे, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। रुड़की में हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर होगा भव्य गंगा आरती महोत्सव। आज से अंधामी करेंगे शुभारंभ। नगर निगम ने पूरी की तैयारी। चारधाम यात्रा के लिए बीकेटीसी समिति ने जारी किया यात्रा ब्रोशर। 8 भाषाओं में मिलेगी धामों की जानकारी। गर्मियों के लिए बिजली की व्यवस्था में जुटा यूपीपीसीएल। केंद्र से उत्तराखंड को मिला 20% कोटा। नई शिक्षा नीति को लेकर एक्शन में सरकार। स्कूलों के मनमाने रवैये पर रोक। स्कूल बैग का वजन तय किया। ड्रेस किताबें की अनिवार्य खरीद पर भी रोक। गंगा में नहा रहे 5 पर्यटक युवक तेज बहाव की चपेट में आए। 4 को बचाया गया, 1 लापता। ग्लेशियर लेडी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। ग्लेशियरों की सेहत के लिए की 8 बड़ी मांगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर और अहम खबरों का रुख करते हैं, जहां पर उत्तराखंड चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ शुरू हो रही है। इस मौके पर यात्रियों को सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इस बार परिवहन निगम चारधाम यात्रा रूट पर 125 बसों को तैनात करेगा, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सके। और इन बसों का संचालन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट पर किया जाएगा और ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। परिवहन निगम की एमडी रीना जोशी ने कहा कि यात्रा के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बसें और मैन पावर उपलब्ध कराए जाएंगे। आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए जो उत्तराखंड परिवहन निगम की तैयारियां पूरी हैं। हम लोग हमेशा की तरह हमारी बसें इस रूट पे चलेगी और इस बार हम लोग 125 बसें इस रूट पे लगाएंगे। और इसके अलावा अगर विभाग को भी या कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जो यात्री कहीं पे भी स्ट्रैंडेड रहते हैं तो उसमें भी हम लोग परिवहन विभाग को भी बसें उपलब्ध कराएंगे। और इसमें जो निगम की तरफ से और रूट्स और जो अतिरिक्त मैन पावर की जो ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बीच में ऋषिकेश डिपो है, हरिद्वार डिपो है या श्रीनगर डिपो है, यहाँ पे अतिरिक्त मैन पावर भी उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ जो बसों के लिए कलपुर्जों की ज़रूरत पड़ती है, उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है और आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम लोग पर्याप्त मात्रा में इस जगह पर उपलब्ध कराएंगे। तो चारधाम यात्रा परिवहन निगम तैयार। ऋषिकेश डिपो से 16 बसें चलेंगी और हरिद्वार डिपो से 8 बसें चलाई जाएंगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पर्वतीय डिपो से 20 बसें चलाए जाने की बात सामने आई है। कोटद्वार डिपो से 10 बसें, श्रीनगर डिपो से 5 बसें चलाए जाने की बात सामने आई है और अल्मोड़ा डिपो से 6 बसें चलेंगी। चारधाम यात्रा को देखते हुए तैयारी। भवाली डिपो से 5 बसें, पिथौरागढ़ से 15 बसें चलाई जाएंगी।
पिथौरागढ़ डिपो से 15 बसें चलेंगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। काठगोदाम डिपो से 4 बसों की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चार धाम यात्रा को लेकर एक तरफ जहां विशेष तैयारी की गई है, तो वहीं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज बड़ी संख्या में मंदिरों में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ जारी है। नैनीताल के पाषाण देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। नैनी झील के किनारे स्थित इस मंदिर में भक्त माता के 9 रूपों के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मान्यता है कि माता पाषाण देवी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ झील के पत्थर में माता की प्राकृतिक आकृति उभरी हुई है, जिसमें पिंडी के रूप में देवी के 9 स्वरूप मौजूद हैं। समर्पयामि नैवेद्यम्। हाँ, माँ पाषाण देवी की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नवरात्र में माँ के 9 रूपों के दर्शन पूजा होती है। और यहाँ पे माँ पाषाण देवी में ने जो अपना रूप दिखाया है वो 9 रूपों में ही दिखाया है। इसमें माँ की 9 पिंडियाँ हैं, तो इसको हम नवदुर्गा के रूप में ही पूजते हैं। और प्रथम दिन से ही, प्रथम नवरात्र से 9वीं तक का यहाँ पे लोगों की रोज कतारें लगती है दर्शन के लिए। लेकिन पूरे भारतवर्ष में माँ एक नैनीताल क्षेत्र में माँ पाषाण देवी का जो स्वरूप है, यहाँ पे माँ के 9 रूपों के दर्शन एक साथ किए जाते हैं। तो नवरात्र में लोग यहाँ बड़ी दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे लोगों की जब मान्यता पूर्ण हो जाती है, तत्पश्चात लोग यहाँ माँ को धन्यवाद देने आते हैं और अपने निमित्त कोई घंटी चढ़ा जाता है। और यहाँ विशेष रूप से माँ का चोला लगाया जाता है, जो सिंदूर के रूप में। हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ पर धर्म नगरी हरिद्वार में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से शिवालिक पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। भक्तजन मां के दर्शन कर मन्नतों के धागे बांध रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर में विशेष रूप से पूजा अर्चना और भव्य आरती का आयोजन किया जा रहा है। मां मनसा देवी को लेकर मान्यता है कि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं मां पूरी करती हैं। तो मैं यहाँ मनसा देवी की दर्शन करने के लिए आया था। तो पैदल चलने की एक सनातन धर्म में एक वो बताइए तो सभी को भी कष्ट देना चाहिए। हरिद्वार से सर्वनाथ नगर से नवरात्रों में माता के प्रति श्रद्धा, नवरात्रों में
और माता रानी की पूरी शक्ति है, पूरी भक्ति है माता जी, इसमें कोई संदेह नहीं। माता रानी से जो इच्छा रखते हैं पूरी करते हैं, इसलिए हर छठे महीने ही लेके जाते हैं पूरी यहाँ से माता रानी। सबसे पहले सभी को ओम नमो नारायण, जय माता दी। सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय। आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। आज प्रथम नवरात्रा है। आज के दिन माता भगवती की शैलपुत्री के रूप में पूजा होती है और आज से नवरात्रों का शुभारंभ हो गया है। सबको मंगलमय शुभकामनाएं और आशीर्वाद। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन धर्मनगरी हरिद्वार में भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से सिद्धपीठ मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त जन भोर से ही लंबी कतारों में खड़े होकर मां के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ ही मंदिर परिसर देवी गीतों से गूंज उठा। भक्तमय माहौल पूरे शहर में देखने को मिला है। हाँ, आज पहला नवरात्र में माता का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, आके बहुत अच्छा लगा। भीड़ है मंदिर में, तो भीड़ होगा तो ना। हाँ, माता का दर्शन बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आज पहला नवरात्र है और माता जी का दर्शन करना मैं सब परिवार के साथ में आऊँ और मुझे दर्शन मिला, बहुत खुशी हुई। जैसी व्यवस्था थी वैसा सब बहुत खुश है। और ज्वालापुर इलाके में शनिवार की दोपहर छात्र पर हमले और फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी थाना ज्वालापुर में पुल जटवाड़ा के पास में एक व्हीकल जो ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है, उसे पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई थी। उसने बैरियर तोड़ते हुए बहादुराबाद की ओर फरार होने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको चेज किया गया और बहादुराबाद पुलिस के द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने ये व्हीकल में करीब 7 लोग सवार थे, जो व्हीकल छोड़ के जब फरार होने की कोशिश में पुलिस के द्वारा फायर किया गया। पुलिस के द्वारा जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ है निष्कर्ष, और उसको यहाँ पर भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। एक बार फिर उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हो भी क्यों ना, जब अपने ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हो तो विपक्षी दलों का सरकार पर हमला बोलना तो लाजमी है। एक रिपोर्ट देखिए। अभी थाना ज्वालापुर में पुल जटवाड़ा प्रदेश में हो रहे अवैध खनन से माफिया सक्रिय हैं। रात दिन खनन व ओवरलोडिंग से हादसे भी देखने को मिल रहे हैं।
ताजा मामला हरिद्वार लोकसभा के लच्छीवाला का है, जहां खनन के डंपर की लापरवाही से टोल प्लाजा पर 2 शख्स की जान चली गई। वहीं सांसद के इन आरोपों पर उत्तराखंड के खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने जवाब देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। संत ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार खनन से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो तय लक्ष्य से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद से साल 2002 से 2025 तक राज्य को खनन से कभी भी 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अवैध खनन पर अंकुश लगाकर राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अवैध खनन रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स बेहतर तरीके से काम कर रही है। अगर सरकार के खनन सचिव सही हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा में अपनी ही सरकार पर क्यों आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है, उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2000 राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है, और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। त्रिवेंद्र रावत के संसद में बयान के बाद कांग्रेस को भी हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस में इस पूरे प्रकरण को देखते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए प्रेस वार्ता कर हमला बोला। अवैध खनन पर सरकार से 2017 से अब तक 8 सालों का हिसाब मांगा, कितनी कार्रवाई की गई, साथ ही प्रदेश में कितना खनन हुआ। वहीं विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। भाजपा अब अपने ही नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर सफाई देते नजर आ रही है। देखिए, लोकसभा में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हरिद्वार के माननीय सांसद हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने लगातार दूसरी बार अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये आरोप खुलेआम लगाया है कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। अपनी सरकार के बारे में उन्होंने दूसरी बार लगातार कहा है कि अवैध खनन करने वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं। अवैध जो डंपर चल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही हैं, वो लोगों को कुचलने का काम कर रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के माननीय सांसद हैं वो कह रहे हैं। कांग्रेस के सारे आरोपों पर उन्होंने मोहर लगाई है। पहली बात तो आपका जो ये प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, हम आपको बता दें कि ये त्रिवेंद्र रावत जी जो हैं वो कोई बाहर के नहीं हैं, वो बीजेपी के ही सांसद हैं और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। और जो उन्होंने जो खनन मामले में जो उन्होंने वहाँ पर अपने तीखे बयान और सही बयान दिए हैं, बहुत देर कर दी उन्होंने बोलने में। उनके मन में ये बहुत दिन से था, लेकिन ये गुमार बड़ी लेट से फूटा। उसके कुछ उनके अंदरूनी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जहाँ एक तरफ जो अपने मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो ये बोल रहे हैं कि अवैध मदरसा, अवैध सोयनसो, उनको अवैध खनन क्यों नहीं नज़र आ रहा है? वो इसलिए नहीं नज़र आ रहा है कि अवैध खनन के वो खुद मालिक हैं, अवैध कार्य वो खुद कर रहे हैं।
इसलिए उनको खनन पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा सदन में हरिद्वार समेत पूरे राज्य में अवैध खनन का मुद्दा उठाया, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों का संचालन हो रहा है। ये कानून और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। उसके बाद से प्रदेश की राजनीति में अपनी ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोपों को लेकर राजनीतिक माहौल बेहद गरमाया है और विपक्ष इसको भुना रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह के बयान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ना किए हों। पहले भी इस तरह के बयानों को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं